दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के आंतरिक दुश्मनों की सामत आ चुकी है। अब उनका दिन बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, जहां से उनका सफाया होना तय है। बस इंतजार है केवल और केवल 20 जनवरी का, जब ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद देखिए क्या रहा है, इसको जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी देश के उन्नति में सरकार और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वे समानांतर रूप से पूरा कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करती हैं, तो देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विपक्ष और सरकार दोनों ही देश के उन्नति के लिए लाइफ लाइन है। लेकिन यदि यह बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो फिर इसकी परिणति क्या होती है, वह भारत देख रहा है, भुगत रहा है। और इसी के कारण सरकार ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं अपने पदाधिकारियों को, और उसमें अजीत डोभाल जी, जो अभी तक चुप और शांत थे, उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। यानी उन्हें फ्री हैंड अब दे दिया गया है सरकार के द्वारा कि जितने भी आंतरिक दुश्मन हैं, आप प्लान रेडी कीजिए। और 20 जनवरी को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, वैसे ही यह प्लान एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो आखिर ये सब चीज, जितनी भी चीजें, आंतरिक दुश्मन हैं कौन, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं जो देश के विकास में बाधक बने हुए हैं, बाहरी दुश्मन कौन कौन है, उन सब बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से जरूर करें, और हाँ, शेयर भी करना ना भूलें। देखिए, जब से ये सरकार, यानी पिछले 10 वर्षों से यह सरकार काम कर रही है, और विश्व ने देखा, खास करके अमेरिकी सरकार और उसके पिछलग्गू पश्चिमी देश, उन लोगों ने देखा कि ये भिखमंगा देश, भिखारी देश कहां से कहां पहुंच गया। यह तो आयातक था, यानी हम लोगों का कस्टमर था। अमेरिका का, पश्चिमी और देशों का हम यानी भारतीय कस्टमर थे, ग्राहक थे। उनसे हम लोग सामान खरीदते थे। हम अपना सामान नहीं बेच पाते थे, कुछ भी। यह उन्हें पसंद होता था, उन्हें पसंद था, लाइक करते थे वे। ऐसे ही रहना चाहिए। आप यदि भिखारी हैं तो वे प्रसन्नचित्त हैं। आप थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है। इन 10 वर्षों के अंतराल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। बेहद दर्द हो रहा है ना? बेहद दर्द हो रहा है। तो ये जो है, जैसे लेबर पेन होता है, वही अमेरिका में अमेरिकी सरकार को हो रहा है। ये चीजें बड़ा ही, माने यहां हमारे देश में इस प्रकार से उठापटक हो रहा है,
जिसको कि आप यदि सही रूप में देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, जो कहा गया है देशद्रोह या और भी कुछ, यह सारी चीजें लगाई गई हैं। इनमें केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं हैं। देखिए, हम किस किस रास्ते पर विकास कर रहे हैं, पहले उन्हें जानने का प्रयास करेंगे और फिर हम जानने का यह भी प्रयास करेंगे कि उस पथ पर कौन कौन सी समस्याएं किनके द्वारा खड़ी की जा रही हैं। सबसे पहले हम लोग लें कि हम डिफेंस के क्षेत्र में अग्रणी होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल तक हम गोला बारूद तक के लिए दूसरे देशों पर आश्रित हुआ करते थे। आज हम वही गोला बारूद रूस तक को सप्लाई कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस प्रकार से विमान के लिए या और हेलीकॉप्टर के लिए, तोप के लिए, क्या क्या नहीं, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, उनके लिए हम पश्चिमी देशों की तरफ टकटकी लगाकर देखते थे कि वे दे देंगे तो हम क्या करेंगे। वही पाकिस्तान के साथ एक ही दुश्मन हम लोगों का था, उसी के साथ टाई टाई करते रहेंगे। लेकिन इस सरकार के आने के साथ ही यह सब कुछ बदल चुका है। अब हम करीब करीब अपनी जितनी भी डिफेंस की समस्याएं थी, आपूर्ति थी, सब अपने कर रहे हैं और साथ ही इसका हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया हम एक्सपोर्ट के द्वारा अर्न कर रहे हैं। यह तो हुआ पहला। अब इसमें किसको घाटा हुआ? हम किससे सामान खरीदा करते थे? पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका से। इन लोगों को अब क्या हो गया? घाटा हो रहा है। तो घाटा होगा तो वे क्या हमारे विकास में सहयोग करेंगे? कदापि नहीं। हमारे विकास को बाधित करने के लिए जितना प्रयास होगा वे करेंगे और कर रहे हैं। फिर हुआ, अब हमारे यहां जो फसल होता है, याद कीजिए 65 और 62 के बीच का अंतराल, 1965 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे। रॉटन कॉर्न अमेरिका जो भेज रहा था उस पर डिपेंडेंट थे। आज हम न केवल अपनी भरण पोषण करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम अपने फसलों को दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। यह देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। इसीलिए वे चाहते हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में भी हम क्या रहें? कमजोर रहें। इसके लिए क्या किया जा रहा है? हमारे यहाँ के आंतरिक दुश्मनों को सब कुछ खाद पानी देकर किसान आंदोलन के रूप में, तथाकथित किसान आंदोलन के रूप में वे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत का जो कृषि क्षेत्र है वह नीचे धरातल पर पहुंच जाए। डिफेंस में वे पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा MSME या और भी जितने भी चीजें हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करके कुछ अर्न करते हैं, उसमें भी वे पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश में यदि शांति रहती है तो विकास होता है, देश में यदि अशांति होगी तो विकास नहीं होगा। इस तथ्य को आप समझ लीजिए। तो क्या होगा? यहां हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए। अब हिंदू मुस्लिम कराने के लिए बहुत से ऐसे
हमारे यहाँ के लोग हैं जो इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं और ये हमेशा दंगे फसाद करने के वे एक्सपर्ट माने जाते हैं। वे यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? भारत में बाहर से निवेश नहीं आएगा। सो कॉल्ड FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वह तो नहीं का नहीं ही आएगा। इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी बाहर के लोगों के द्वारा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं एलन मस्क आएंगे या जितने भी चीजें हैं मोबाइल के क्षेत्र में एप्पल वगैरह जो है वह सब भाग जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? चूंकि हमारे यहां अभी शांति है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम अंडर कंट्रोल है। वे चाहते हैं कि हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर अनकंट्रोल्ड हो जाए, पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे देश की सरकार उनके बातों को जरा भी नहीं सुनती है। मैंने कल ही वीडियो में कहा था वे चाहते हैं अमेरिकन फर्स्ट रिलेशनशिप लेटर। इंडिया की जो यह सरकार है वह चाहती है इंडिया फर्स्ट रिलेशनशिप लेटर। तो अब देखिए दोनों बराबर हो गए हैं और इसमें यदि देश विकास कर रहा है तो देश के आंतरिक दुश्मन सो कॉल्ड है ना, वे एक्टिवेट कर दिए गए हैं बाहर के डीप स्टेट के द्वारा। यानी अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिडन है, सरकार के द्वारा उसे फंड दिया जाता है, सरकार संपोषित है। वह क्या करता है? उसका काम है जो डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा विकास करने के लिए आगे बढ़ता है वहां की सरकार को गिरा दो, पपेट सरकार वहां बैठा दो जो तुम्हारे इशारे पर वो निर्णय ले। यानी तुम जो कहो है ना, सिट डाउन स्टैंड अप, उसी मुद्रा में काम करे, जो कि अभी बांग्लादेश में हो रहा है। तो ऐसी सरकार वे चाहती हैं, मजबूत सरकार नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत खेल, बहुत मने सारी शक्तियां उन लोगों ने लगा दी थी कि इस रेजिम को फिर से नहीं आना है 2024 में। लेकिन यह सरकार फिर से, ईश्वर को मंजूर था इसीलिए यह सरकार फिर से आ गई। और जैसे ही यह सरकार आई तो उन लोगों का जो डोनाल्ड लू और उससे रिलेटेड जितने लोग हैं सब एक साथ भारत आ गए कि यह सरकार फॉर्म नहीं कर पाए। और विपक्षी और जितने भी घटक दल हैं उन लोगों के साथ इंडिविजुअल वे में 1 to 1 उन लोगों ने टॉक किया। नीतीश कुमार के साथ बात हुई, चंद्रबाबू नायडू के साथ बात हुई, सभी लोगों के साथ बात करके उन लोगों ने कहने का प्रयास किया कि आप अलग हो जाइए, यह सरकार गिर जाए, आप लोग नई सरकार बना लीजिए अंडर द लीडरशिप ऑफ, है ना। आप समझ रहे हैं किस लीडरशिप के की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें वहां से आयातित थी और वे सभी लोग इसी उधेड़-बुन में थे कि यह सरकार चलेगी नहीं। लेकिन ऐसी चली और चलेगी कहने की बात नहीं है। तो ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति चुने गए तो एक स्टेटमेंट आया जो बाइडेन का कि मेरे पास 74 दिन 74 डेज अभी भी हैं। इस 74 डेज में मैं किसी भी देश के तख्ता को मैं पलट दूंगा, कुछ भी करवा दूंगा। भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको
और इस सरकार में जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इस चीज को करीब करीब सहने का प्रयास किया और चुप रहने का प्रयास किया। उकसावा बहुत है। अभी पिद्दी सा एक नमूना आपके पास है, बांग्लादेश जो आपके पास वह ड्रोन से हमला करने की चेतावनी दे रहा है। पता नहीं वह कुछ समझता है अथवा नहीं समझता है। भारत की शक्ति को वह शायद नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन भारत चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके पास पावर है, वह कुछ भी कर सकता है। हमें युद्ध में उलझा करके हमें बर्बाद करने की शक्ति उसके पास है। तो इसलिए और यह सरकार युद्ध नहीं चाहती है। युद्ध में पैसे की बलि चढ़ती है, बलि। और जब पैसा ही खत्म हो जाएगा तो आप विकास कैसे कीजिएगा? जो वे चाहते हैं वही हो जाएगा। आपकी इकोनॉमी यदि बढ़ रही है तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए चाइना को। चाइना ने अपने इकोनॉमी को इतना बढ़ा लिया कि आज वह सप्लायर देश बन चुका है। और उस सप्लाई के पीछे उसने क्या किया? अपने डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया कि आज अमेरिका भी उससे डरता है। तो भारत वही चाह रहा है कि हम आक्रमण तो नहीं करेंगे किसी पर, और ना ही इसने किसी पर आक्रमण किया है पास्ट में, लेकिन हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करे उसकी पूरी तैयारी हम करके रखेंगे। और यह कब होगा? जब आपकी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ती चली जाएगी। 5वीं अभी है, यही जनवरी तक आते आते यह 4थी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और इसके बाद 1-2 साल के अंतर्गत यह 3री अर्थव्यवस्था बन ही जाएगी। अब कल्पना कीजिए जब 3री अर्थव्यवस्था बनेगी तो इन लोगों की हालत क्या होगी? ये कहां रहेंगे? ये जो मैंने कहा लेबर पेन, उससे भी बड़ा पेन इनको हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी इनकी। ये क्या करते हैं? भारत में रहने वाले लोगों को ही भारत का दुश्मन बना देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा क्या हुआ है। पार्लियामेंट एकदम बाधित हो गई है। देश का विकास नहीं हो रहा है। देश के विकास के लिए जो निर्णय लेना था वह साफ हो गया है। कौन करा रहा है? वहां से हिंट आता है और यहां के लोग इसमें शामिल हैं। और जब यहां के लोग शामिल होंगे तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। लंका का नाश हुआ। कौन था इसके पीछे? विभीषण। विभीषण के कारण लंका बर्बाद हो गया। तो यहां के लोगों के द्वारा यह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इस सरकार ने निर्णय लिया है, अब याचना नहीं, रण होगा, युद्ध भीषण होगा। और इसीलिए सरकार ने पिंजड़े में बंद हमारे अजीत डोभाल साहब को, अभी तक उन्हें पिंजड़ा में बंद करके रखा था कि आप चुपचाप रहिए, अभी नहीं निकलिए। उन्हें निकाल दिया गया है शिकार करने के लिए। और वे ऐसा शिकार करेंगे कि ये लोग 7 पुश्त तक याद रखेंगे कि भारत के आंतरिक हालात में दखल देने के लिए उनको किस प्रकार से इल्जाम उस पर जो लगे हुए हैं उसका कैसे कैसे वे सामना करेंगे, ये तो आगे आने वाला दिन ही बताएगा आपको।
तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बतावें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।